मॉर्निंग। एक्साइटेड है, जोश जोश है अभी। हाउ इज द जोश? Hi, sir. हाउ इज द जोश? Hi, sir. गुड। अभी तक ये नहीं है। थैंक यू आदरणीय चीफ गेस्ट सर, ऑनरेबल कैप्टन साहब, प्रिंसिपल साहब, स्टाफ, टीचर्स, एमआईएस, आप सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया और जो सेलिब्रेट किया बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वेरी हैप्पी रियली। लोग आज कितना वंडरफुल डे मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। पिछले साल जब सरकार ने ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जब ये सब प्लान करके इसको अनाउंस किया, बहुत खुशी हुई। ये पूरा साल हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में अलग अलग तरीके से अलग अलग एरियाज़ में गवर्नमेंट्स के थ्रू, NGOs के थ्रू, सोशल सेक्टर में, सब जगह से अलग अलग तरीके से जैसे भी वो इसको सेलिब्रेट कर सकते थे साल को, सबने किया। कुछ लोगों ने बहुत सारी रैलीज निकाली, संदेश दिया यूनिटी का। कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके की और यात्राएं निकाली, इसमें देशभक्ति का संदेश दिया। किसी ने किस तरीके से देशभक्ति को अपनी शो किया, उसको, और किसी ने किसी तरीके से किया। लेकिन इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन मैक्सिमम साइड हो, ये गवर्नमेंट का जो प्रयास था, उनकी जो इच्छा थी, वो वाकई मुझे लगता है ये सब सक्सेसफुल किया रहा है। इस दृष्टि से देखें और इस एंगल से अगर हम उसको चेक करें, हमने भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट किया। लेकिन आज उसका जो हमारा ग्रैंड फिनाले 15 अगस्त 75, जो हम ये डे मना रहे हैं, 75 ईयर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं। और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे देश में एक बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। इतने टाइम से 3 दिन के लिए हम सब ने घर घर तिरंगा अभियान देखा, सब ने अपने अपने घर में तिरंगा लगाया, वेरी गुड। और अलग अलग तरीके से देखो कैसे कैसे हम लोगों ने सब ने मिलकर इस उत्सव को सेलिब्रेट किया। सब धर्मों ने किया, सब जातियों ने किया, क्योंकि ये सबका मिला जुला हमारा उत्सव है, सबके लिए फेस्टिवल है। हम अपने अलग अलग जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन जो ये हमारा फेस्टिवल, देश का फेस्टिवल सब मिल के मनाते हैं, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। आज कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आप लोगों ने दिए, कितने जोश के साथ दिए, और देख के बहुत अच्छा लग रहा था। कितनी मेहनत आप लोगों ने की, कितने आपके टीचर्स ने की। इसको जोश को ऐसे ही हाई रखना है, ये एंड नहीं है, ये एक बिगनिंग है। क्योंकि अभी तो खाली फाउंडेशन बनी है, देश को बहुत आगे जाना है, और उस देश को आगे ले जाने के लिए वो जिम्मेवारी जो है वो आप सब लोगों के ऊपर है, हमारे ऊपर है, लेकिन उससे ज़्यादा आप सब लोगों के ऊपर है। आप कितनी ऑनेस्टी से अपने काम को करते हो, आप जो फील्ड में जाते हो उसको कितना देशभक्ति के साथ करते हो। देशभक्ति कोई एक दिन की सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक रूटीन लाइफ और रूटीन जो हमारा वे ऑफ लाइफ है उसमें मिक्स करके हम इसको डेली कैसे देशभक्ति में अपने आप को झोंक सकते हैं, और कितना देश के लिए। ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, कितना हम देश के लिए कर सकते हैं, वो देशभक्ति है। देश तो ऑटोमेटिकली फिर हमारे लिए करेगा जब हम देश के लिए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभाएंगे। तो आज देखो देश कितना आगे जा रहा है, आप सब लोग देख रहे हो। जब हम 1947 में, मैं तो तब था नहीं, आप भी नहीं थे, लेकिन जो हिस्ट्री में और जो हमने स्टडी किया है उसमें जो देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसमें पता चलता है कि उस समय हम कहाँ खड़े थे और आज इन लास्ट 75 ईयर्स हम कहाँ पहुँचे हैं। आज हर फील्ड में नॉट ओनली मेंस बट वुमेन्स
कैसे इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी देखो कॉमनवेल्थ गेम्स रिसेंटली हमारे ख़त्म हुए, अभी आपने देखा रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे कितने मेडल्स आए हैं, 4th नंबर या 5th नंबर पे हम लोगों ने मेडल्स लेके आए हैं। पहले पता नहीं कौन सा नंबर होता था, 20वां 25वां 30वां पता नहीं कहाँ के रूप में कुछ मेडल्स लेके आते थे। और कितने अच्छे तरीके से उन लोगों ने अपनी जो सक्सेस है, अपनी जो विक्ट्री है, उनको सेलिब्रेट किया है। जब राष्ट्रगान नेशनल एंथम वहाँ पे होता था, तिरंगा फहराया जाता था, तो वो कैसे वहाँ पे इमोशनल मोमेंट्स होते थे उन लोगों के लिए और पूरे देश के लिए। अभी फर्स्ट टाइम क्रिकेट टीम कॉमनवेल्थ गेम में गई और सिल्वर मेडल लेके आए हमारी वुमेन टीम ने। पता है सभी को कितना जलवा दिखाया वहाँ पर वुमेन्स ने जाके। भारत के खाली पुरुष ही नहीं, खाली मेंस ही नहीं, लेकिन वुमेन्स देखो हर फील्ड में। आज जब 10th का और 12th का रिजल्ट आता है CBSE का, तो देश की जो रियल पावर है, रियल ग्रोथ, जो रियल इंजन ऑफ ग्रोथ है, वो मातृ शक्ति जो वुमेन पावर है, जब वो आगे बढ़ती है तो देश ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। क्योंकि जो माताएं बहनें और जो लेडीज़ हैं वो खाली घर चलाने के लिए नहीं होती हैं। कुछ टाइम पहले मुझे किसी ने बताया था, चाइना के डाटा एंड चाइना के जो फिगर्स है वो शेयर कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि चाइना कंट्री क्यों आगे है, वहाँ की एक सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि वहाँ पे सभी वर्किंग वुमेन्स हैं। वो खाली घर पे नहीं रहते, वो वर्किंग में रहते हैं, और मेंस एंड वुमेन्स दोनों मिलके वहाँ पे डबल फोर्स के साथ में वर्क करते हैं। तो वही सिनेरियो आज हमारे देश में भी बन रहा है, और उससे बेटर तरीके से हम आगे जा रहे हैं। हमारी जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव ग्रोथ है, हमारी जो ग्रोथ है वो बैलेंस ग्रोथ है। आज देखो सारी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका कैसे बज रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर है, चाहे वो जब कोई दुनिया में क्राइसिस आता है तो कैसे हिंदुस्तान को सब लोग याद करते हैं। अभी मुझे याद है रसिया और यूक्रेन का जब वॉर चल रहा है, तो पूरी दुनिया में भी जो खाने के लिए जो गेहूँ चाहिए होता है उसका क्राइसिस हो गया, क्योंकि जो यूक्रेन है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा होता है। और रसिया ने उनकी सारी सप्लाई लाइन, ताकि वो कोई एक्सपोर्ट ना कर पाएँ, उस सारी सप्लाई लाइन को वहाँ पे रोक दिया। उसमें अपने जितने भी उनकी फोर्स थी उसको बिठा दिया, तो वहाँ से वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे व्हीट को, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सारे जितने यूरोपियन कंट्रीज और जितने भी ये गल्फ कंट्रीज वाले थे, सब ने वो रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को कि हमें अन्न चाहिए खाने के लिए। तो कितना डिपेंडेंट है आज वो, और हमारे पास में इतना भरपूर अन्न है कि हमारे पास में बफर स्टॉक के रखने की जगह नहीं है। उसका श्रेय किसको जाता है? आज हमारे जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, और वो जो अच्छे तरीके से, कितने अच्छे तरीके से फार्मिंग करके और बफर स्टॉक, बम्पर फसल जो ले रहे हैं, हमारे पास इतना सफिशिएंट अन्न है कि 2-3 साल तक भी अगर अन्न का कोई क्राइसिस आ जाए तब भी हम आराम से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो ये देखो कितने प्राउड मोमेंट्स है हमारे लिए, कितनी अच्छी बात है। लेकिन दुनिया के पास में वो जो सप्लाई है, वो जो स्टॉक है, वो कुछ 10-20 दिन का भी नहीं है। अगर उनको कोई क्राइसिस आ जाए तो वो भूखे मरने लगेंगे। बहुत सारी चीज़ों में हम 1947 में डिपेंडेंट थे, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट थे। सारी दुनिया से हमें टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती थी। वेपन्स जो मेजर साहब, कैप्टन साहब बैठे, इनको पता है कि जो हमारे डिफेंस के जितने भी हमारे आर्मी में वेपन्स आते थे, या हमारे टैंक्स आते थे, या हमारे एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट आते थे, कुछ भी आता था, वो सब हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे। लेकिन आज गवर्नमेंट ने दूसरी कंपनीज के साथ में, दूसरे कंट्रीज़ के साथ में कोलैबोरेट किया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अपने आप को डिपेंडेंट बनाया, इंडिपेंडेंट बनाया। पहले हम डिपेंडेंट होते थे। तो ये भी हमारे लिए कितने प्राउड की बात है। हर चीज़ में, आईटी सेक्टर में देखिए, आईटी सेक्टर में वी आर द किंग। पूरी दुनिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंडिया से शुरू होती है। आईटी सेक्टर में जब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहाँ से सोर्स करना है, कहाँ से उसको लेके आना है, तो बोलते हैं इंडिया से लेके आना है। जो सिलिकॉन वैली है, जिसमें सबसे ज़्यादा सारी दुनिया के सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, वो जो आईटी सेक्टर का पूरा सारी दुनिया का हब है यूएस के अंदर, उसमें कितने 60-70% जो इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो इंडियंस हैं। यहीं के IITs के पढ़े हुए हैं। आपके नियर और डियर आपके
नज़दीक वाले वहाँ जा के अपनी खाली नौकरियाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेस्पेक्टफुली उन लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट करके और दिखा रहे हैं कि हम इंडियंस क्या से क्या कर सकते हैं। तो ये क्यों हुआ है? ये कमिटमेंट जो एजुकेशन सिस्टम से निकल के जो आप सब जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशन को, अपनी स्टडी को किया और पूरी दुनिया में उस स्टडी के बेसिस पे और अपनी मेहनत के बेसिस पे अपना टंका बजा दिया। आज देखो जो टॉप कंपनीज ऑफ वर्ल्ड हैं, अगर आप उनमें स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो उनके सारे जितने सीईओज हैं उनमें से 80% सीईओज इंडियंस हैं। आज गूगल का सीईओ कौन है जानते हो सभी? गूगल के सीईओ जो है वो कौन है? हाँ, सुंदर पिचाई। कौन है वो? कहाँ से हैं? इंडिया से। और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कोई भी कंपनी का नाम लो, उनमें जितने भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं वो सब इंडियंस हैं। और वहाँ पे सारी दुनिया में लोग कहते हैं कि इंडियंस लोग देखो कितने टैलेंटेड हैं, और साथ साथ नॉट ओनली टैलेंटेड, कितने पॉजिटिव हैं, कितने कंस्ट्रक्टिव इन नेचर हैं, कितना अप्रोच, कितना पीसफुली ये लोग अपने काम को करते हैं। दूसरे कंट्रीज के कोई लोग जाते हैं तो वो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, लेकिन हम इंडियंस लोग पीसफुली अपने काम को करेंगे और जिस धरती पे जाएंगे, जिस दुनिया में जाएंगे, उस दुनिया को भी, उस देश को भी आगे बढ़ाएंगे और अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे। तो ये पावर है हमारी, ये पावर है इस देश की, ये पावर है हमारी जो कल्चर है, हमारी जो रिच हेरिटेज है, हमारे जो रिच हमारे संस्कार से, हमारी जो अच्छे जो हमारी संस्कृति है, उसने हमें जो सिखाया है कि दूसरों को कभी डिस्टर्ब नहीं करना और पीसफुली अपना काम करना है और अपने आप को ईमानदारी से, डेडिकेशन से, कमिटमेंट से आगे बढ़ाना है। ना खुद डिस्टर्ब होना है, ना दूसरों को डिस्टर्ब करना है। कितने अलग अलग तरीके से देखो हमारी जो कल्चर है उसमें हमें कितने उपदेश दिए गए कि हमने आज हमारा देश कभी किसी देश के ऊपर एनक्रोचमेंट नहीं किया, कभी किसी देश के ऊपर पहले हमला नहीं किया। अगर किसी देश ने हमला किया तो उसको जवाब भरपूर दिया। 1971 की वॉर देखो, 65 की वॉर देखो, कैप्टन साहब बहुत अच्छे से उसको बता सकते हैं। और कारगिल वॉर तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत डीपली उस चीज़ उसको उस टाइम पे टीवी का टाइम था तो लाइव दिखाते थे, वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग होती थी कि आज हमने टाइगर हिल्स को अचीव कर लिया, आज इस चोटी को कर लिया, आज कैप्टन विजयन थापर की स्टोरी सुनी और किस की स्टोरी सुनी, कैप्टन विक्रम बत्रा की स्टोरी सुनी। तो कितने जीवंत उदाहरण थे वो हमारे सबके लिए कि कैसे इस देश की एक इंच ज़मीन को बचाने के लिए उन्होंने जान दी। अभी जो जिम्मेवारी है वो आप सबके ऊपर है। ये देश बहुत आगे जाने वाला है, लेकिन कैसे आगे जाएगा? जब आप आगे बढ़ोगे, जब हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। तो एक्सटर्नली तो हमने फ्रीडम ले ली, 75 ईयर्स बिफोर एक्सटर्नल फ्रीडम आ गई, हमारा गवर्नमेंट हमारा हो गया, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा हो गया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हम अपने देश को चलाने लगे। लेकिन इंटरनली जब हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, अपने अंदर से मेंटली इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा ना सके, ना फिजिकली और ना मेंटली। ऐसी शक्ति अपने अंदर बढ़नी है। तो आज से आप सब ने यही सोचना है और यही संकल्प लेना है और यही कमिटमेंट करना है कि आने वाले 10 साल में हम कहाँ जाना चाहते हैं और इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये सुपर पावर बन सकता है। सब कैपेसिटी, सारा पोटेंशियल इस देश के अंदर है, लेकिन पहले अगर हम खड़े हो जाते हैं, हम अवेयर होते हैं, जैसे आज पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, तो जो नेशनल फीलिंग है उसको हम कितना स्ट्रांगली अपने अंदर भर के, कल को आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ तो उसको कितना ऑनेस्टी के साथ में करते हो, कितना कमिटमेंट के साथ में करते हो, उसमें कितना देशभक्ति के साथ में करते हो, तो जो ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम्स है, करप्शन की प्रॉब्लम है या कोई डिलीवरी मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स हमसे है, प्रॉब्लम्स देश में नहीं है। देश के रहने वाले लोगों ने देश को ऐसा बनाया। देखो कितना रिच हेरिटेज था कि इस देश को सोने की चिड़िया कहते थे, और इस देश में इतना धन धान्य से भरपूर था, इतना पैसा था कि 1925 तक अप टू 47 तक भी
दुनिया की 30% इकोनॉमी यहीं से ड्राइव होती है। 30% इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक जो ताकत है वो पूरी दुनिया की ये भारत था। और 1947 तक भी, लास्ट मोमेंट तक भी, मैंने कोई ऐसे डाटाज पढ़ रहा था तो उसमें कि कितना भर भर के यहाँ से सोना, चांदी, मेटल और प्लेटिनम, ये सब चीज़ें अंग्रेज ज़माने में इससे भर भर के शिप्स में लेके गए थे। तो कितना होगा आप सोचो, आपकी कैलकुलेशंस ख़त्म हो जाएंगी, कितना यहाँ पे था सब कुछ, कितना बड़ा ये देश था। लेकिन क्योंकि हम सेल्फिश हो गए, हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए, हम अपने बारे में सोचने लगे, तो हमारे अंदर करप्शन आ गया, देश को भूल गए, तो देश ऑटोमेटिकली डाउन चला गया। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि एक अवेयरनेस का लेवल बढ़ रहा है, लोगों में नेशनल फीलिंग बढ़ रही है, देश के लिए कमिटमेंट बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली देश आगे चला जाएगा। नेशनल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब की कोई कमी नहीं है, बहुत है, भरपूर है। हर चीज़ में हम बहुत आगे जा रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो आज पिछले 10-15 सालों में कैसे कैसे रोड्स आपने, अगर आप कभी ट्रैवल करो, यहाँ से दिल्ली जाओ, यहाँ से पंजाब जाओ, यहाँ से कहीं भी जाओ, यहाँ से यूपी जाओ, अभी मैं गोरखपुर तक ट्रैवल किया तो देखा कितना ज़बरदस्त रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। पहले एक एक डेस्टिनेशन को 300-300 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर जाने में 10-10 घंटे लगते थे, रोड पे जाम रहते थे। आज देखो रोड पे कैसे आपकी गाड़ी स्पीड से दौड़ती है और आपका टाइम, कितना ट्रैवल टाइम कम हो जाता है। तो जो वेस्टेज है वो मिनिमाइज हो रही है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम हुआ है, हर चीज़ पे काम हो रहा है, सप्लाई लाइन हर स्ट्रॉन्ग हो रही है, बस हमने खड़े होना है और हमने उस ग्रोथ के साथ में अपना फॉर्चून लिखना है कि मैंने उस ग्रोथ का कैसे पार्ट बनना है, मैंने उस ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट करना है। तो मैं सच्चे दिल से अपनी जो आज़ादी है उसको फिर सेलिब्रेट कर सकता हूँ, फिर मुझे कोई गुलाम नहीं बना सकता। अगर मैं अपने मन का गुलाम हूँ, मेरे मन के अंदर गलत आदतें भरी हुई हैं, मेरे मन के अंदर करप्शन भरा हुआ है, मेरे मन के अंदर डिसऑनेस्टी भरी हुई है, तो फिर मैं आज़ाद होते हुए भी गुलाम हूँ, फिर मुझे कोई आज़ाद नहीं कर सकता। तो दो तरीके की गुलामी है, दो तरीके की फ्रीडम है, एक है एक्सटर्नल फ्रीडम और एक है इंटरनल फ्रीडम। एक्सटर्नल फ्रीडम तो हो गई, लेकिन एक्सटर्नल फ्रीडम के पैरेलल में आपको इंटरनल फ्रीडम चाहिए। इंटरनल फ्रीडम, जैसे हमने घर घर तिरंगा पहुंचाया, ऐसे अंदर भी आपको एक तिरंगा फहराना है। वो तिरंगा कौन सा है? प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अपने थॉट्स के अंदर प्योरिटी लेके आइए, ऐसा बन जाइए कि कोई दूसरा आपको कभी भी डिस्टर्ब ही ना कर पाए। आप महान हैं। अगर देखो जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने कैसे वो सारी जो भी उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो कैसे लड़ी हैं? क्या वो फिजिकली आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे? क्या उनका वेट आपसे ज़्यादा था? ये क्या डिफरेंस था? क्या डिफरेंस होता है एक आदमी जो अपने देश के लिए या किसी भी अपने पर्पज के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, और दूसरा उसी चीज़ के लिए अपना सेल्फ सेंटर्ड होकर अपने आप को साइड में छिपा लेता है? क्या फ़र्क होता है? जो माइंड पावर है, जो मेंटल पावर है, जो प्योरिटी थॉट्स है, वो जिसके पास ज़्यादा है। गांधी जी के पास भी क्या था? उनको लगा कि मैं अपने लिए और अपनी लाइफ को नहीं जीना है, मैंने देश के लिए जीना है। तो प्योरिटी इन थॉट्स, तो आपको एक मिशन मिल जाएगा लाइफ का। तो ऐसे ही आपने एक तिरंगा अंदर भी फहराना है, और वो पीस, प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इन तीनों चीज़ों को भी मैंने अपने अंदर भरनी है, अपने अंदर लेनी है, और उसके लिए आपने कमिटमेंट करना है कि मैंने अपने थॉट्स में कभी भी कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने, अपने देश के लिए कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने, अपनी सोसाइटी के लिए कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने, अपने जो मेरे नियर डियर हैं उनके लिए कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने। नेगेटिविटी जो है, इट इज़ द बिगेस्ट पॉइजन। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो रियल पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को, आपके अंदर जितना भी जोश भरा हुआ है, जितना भी पोटेंशियल है, अगर आपके थॉट्स में नेगेटिविटी है तो वो आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थॉट्स, और फिर देखो कैसे आपकी जो रियल पावर है उसको एक्सेलरेट करता है, और आप अपना गोल आसानी से अचीव कर सकते हैं। कुछ भी तो अपने गोल सेट करो, बड़े बड़े ड्रीम्स रखो, छोटे ड्रीम्स नहीं रखने, बड़े बड़े ड्रीम्स रखने, बड़ा सोचना है। मैंने एक बुक पढ़ी थी 20 साल पहले, उसमें बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग।
उस बुक ने मेरी लाइफ बदल दी, मैजिक ऑफ थिंकिंग थी, 25 साल पहले की। मैं बोला कि एक छोटा थॉट करने में भी उतनी एनर्जी लगती है और बड़ा सोचने में भी उतनी एनर्जी लगती है। तो वाई नॉट बिग, तो बड़ा क्यों ना सोचेंगे? बड़ा सोचेंगे तो बड़ी अचीवमेंट आएगी, नो डाउट। ट्रबल्स भी बड़े आएंगे, लेकिन आपको अपनी काबिलियत को भरोसा रखना है। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोचना है, छोटे छोटे ड्रीम्स नहीं लेने। कोई पूछता है आपने क्या बनना है, तो बहुत बड़ा सोच के अपने घर पे जाके लिख के लगा देना है। अगर आपने अपने सपनों के साथ में सौदा कर लिया और आपके सपनों को आपने इतना बड़ा बना लिया कि आपको भी सोचने टाइम उसको डर लगे कि ये ऐसे कैसे अचीव हो जाएगा, तो डेयर टू ड्रीम। इतनी पावर आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं जब छोटा था तो मुझे लोग पूछते थे क्या बनोगे, तो ऐसे बोलता था आई विल बी ए बिग बिजनेसमैन। और फूटी कोड़ी जेब में नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे। वो कहते थे पैसे तो नए नहीं, आप फीस देने के पैसे नहीं होते तो बिग बिजनेसमैन बनेंगे। तो एक दिन बिजनेसमैन बन गए। ऐसे सोचते रहे। फिर कोई पूछता था जब ऐसे कर रहे थे कि क्या करोगे, बड़े हो गए कि स्कूल बनाएंगे, पैसे जेब में नहीं है, कैसे बनाओगे, पैसे तो है नहीं। कोई पूछता नहीं प्रॉपर्टी है, नहीं है। कोई और कोई पे आउट है, नहीं है। फिर कैसे बनाओगे? बनाऊंगा, मेरी सोच में है। तो मैजिक हो गया। तो ऐसे ही ये सोच, हमारे थॉट्स, जब हमारे थॉट्स में प्योरिटी होती है तो वो मैजिक होता है। तो आपने अपने थॉट्स को बहुत बड़ा रखना है और अपनी बॉडी लैंग्वेज को, सेल्फ इमेज को इतना हाई रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ में दूसरों को अपने ड्रीम्स बताने हैं। तो आपको रियल फ्रीडम आ जाएगी। आपको ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव एक दिन के लिए नहीं मनाओगे, फिर आप रोज़ फ्रीडम में जियोगे। एक्सटर्नल और इंटरनली दोनों साइड से फ्री हो जाना है और ऐसे ही फ्रीडम में अपने आप को लेके जाना है। थैंक यू वेरी मच। टाइम कम है, आगे नेक्स्ट टाइम फिर और बात करेंगे। वंदे मातरम। वंदे